और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। मिडिल ईस्ट में जो चिंगारी हॉर्मूज को लेकर भड़की थी वो अब एक नए मोर्चे पर खुल रही है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ खाड़ी में उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस पूरी जंग में पहली बार सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर इतना भीषण हमला हुआ। यह हमला यमन के हूती विद्रोहियों ने किया है। हमले ने सऊदी के साथ साथ पूरी दुनिया को इस कदर हिला दिया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई और इस हमले पर चिंता भी जाहिर की गई। तो वही अमेरिका के होर्मुज को लेकर किया जा रहे दावे को चुनौती देते हुए ईरान ने यूएई के टैंकर्स पर हमला कर दिया। इन हमलों में एक भारतीय की मौत हो गई जबकि 6 भारतीय क्रू मेंबर घायल हैं। इस जंग का हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं और शुरुआत करते हैं यमन के सना एयरपोर्ट पर हुए हमले के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में अब एक नया फ्रंट खुल गया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने पहले यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की। सना यमन की राजधानी है और वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने बमबारी की, जिसके जवाब में हूती ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। सोमवार को यमन के सना एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए थे। ईरान समर्थित हूती का दावा है कि सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की। हूती के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीरा टीवी ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों का फुटेज दिखाया था। हालांकि यमन की सरकार कह रही है कि यह हमला एक ईरानी पैसेंजर विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने के लिए किया गया था। दरअसल महान एयरवेज का एक विमान ईरान का पैसेंजर प्लेन था, वो सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था और उससे पहले बमबारी करके ट्रैक को जो एयर स्ट्रिप है उसको तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की तरफ से एयर स्ट्राइक पर कोई बयान अब तक नहीं आया, ना ही उसने ये कबूल किया है और ना ही उसने इनकार किया है। हालांकि हूती दावा कर रहा है कि यह हमला सऊदी अरब की तरफ से किया गया और इसी हमले का जवाब हूती ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमला करके दे दिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर रनवे पर जबरदस्त बमबारी की गई और हूती का दावा है कि ये बमबारी, ये देखिए एक मिसाइल और आकर के रनवे पर गिरती है और इसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता है। यमन पर हमले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे सना एयरपोर्ट पर बमबारी की जा रही है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के रक्षा मंत्री जनरल ताहिर अल अकीली ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे हूती प्रतिनिधि मंडल को ले जा रहे विमान को रोकने के लिए हवाई अड्डे के रनवे पर हमला किया गया। तो वही हूती का कहना है कि विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और वो होदेइदा हवाई अड्डे पर उतरा। सना में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की कोई तत्काल खबर नहीं मिली है। हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया कि वो इन हमलों का और करारा जवाब देंगे। देखिए यही हूतीज की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही कि आखिर इस पैसेंजर विमान को रोकने की क्या कोशिश थी। ये महान एयरवेज का एक पैसेंजर प्लेन था जो ईरान के तेहरान से यमन के सना पहुंच रहा था, बस लैंड करने वाला था। उससे कुछ ही देर पहले रनवे को तबाह कर दिया गया। इस पैसेंजर प्लेन में हूती डेलीगेशन था जो ईरान में सैयद अली खामनेई के फनरल में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। इस हमले की वजह से उस विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो अल हुदैदा एयरपोर्ट पर जाकर के लैंड हुआ और वहां पर वो डेलीगेशन उतरा। सऊदी अरब की इस आपराधिक आक्रामकता के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और यूएवी का इस्तेमाल करके अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने के अपने लापरवाह फैसले के कारण सऊदी दुश्मन इस क्रूर आक्रामकता की पूरी जिम्मेदारी और इसके गंभीर परिणामों के लिए जवाबदेह है। ये कदम अमेरिकी जायोनी दुश्मन और उनके नतीजों को भी बढ़ावा देता है। इस बारे में यमनी सशस्त्र बल सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने की चेतावनी देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती तब तक इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हूती के प्रवक्ता को आपने सुना, यही अंसारी, वो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने जो सीज फायर था उसे तोड़ा है और अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि दुनिया दहल उठी है। हूती के एक्टिव होने का एक खतरा यह भी होता है
कि बाबल मंदब जो है वो भी बंद हो सकता है। ये भी एक बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। बहरहाल ये आभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सऊदी अरब का एयरपोर्ट, विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब के तौर पर मिसाइलों और ड्रोन से यह हमला किया। इस हमले के बाद सऊदी के अबहा एयरपोर्ट के आसपास आग की लपटें उठती दिख रही हैं। ये रास्ता जो उस तरफ को जा रहा है, इस पर आप जाम भी देख पा रहे हैं और देखिए कितनी ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। और इसी बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने उनके जहाजों को निशाना बनाया है। यूएई के मुताबिक ईरान के मिसाइल्स ने साउथ चैनल में यूएई के 2 टैंकर्स पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने ओमान के समुद्री इलाके में दक्षिणी लेन से गुजर रहे मुंबासा और बाहिया नाम के टैंकर्स को निशाना बनाया। मुंबासा पर मौजूद क्रू के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इधर अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने ईरान में बंदर अब्बास, कोनार्क और चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद ये जवाबी हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। रात को हमलों के बाद चाबहार में 6 से ज्यादा धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में भी कोस्ट लाइन में अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले किए हैं। जो लगा था कि युद्ध अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब इस युद्ध का एक नया फ्रंट शुरू हो गया है, जिसमें ईरान की तरफ से पहले अमेरिका पर अटैक किया गया, जिसके बाद अमेरिका का कहना है कि उसने अटैक्स ईरान पर और ज्यादा तेज किए और उसके बाद अब ये युद्ध सीधे सीधे जो जहाज गुजर रहे हैं उनको निशाना बनाकर अब आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जल्द ही ईरान के सबसे सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन कैंपस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान में पिकैक्स माउंटेन के नाम की जगह को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर लगातार बड़े हमले करता रहेगा। पिकैक्स माउंटेन ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट के पास का पूरा इलाका है और ये ईरान की बहुत मजबूत किलेबंदी की जगह है, जहां जमीन से काफी नीचे सुरंगों के अंदर पूरे टनल्स के अंदर पूरा न्यूक्लियर सेटअप लगा हुआ है। अमेरिका ईरान की टेंशन के बीच ट्रंप की इस धमकी से ईरान की टेंशन कुछ बढ़ सकती है, लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसने अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday, was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है और वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के होर्मुज से गुजर सकेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल करते हुए ईरान के पोर्ट को निशाना बनाया गया।
ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह और एक पनडुब्बी पर हमला करने के लिए ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 3 कॉर्सर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने बंदर अब्बास नेवल पोर्ट के बेस पर हमला किया। इस पोस्ट में ड्रोन बोट्स का एक डॉक की तरफ बढ़ते हुए वीडियो दिखाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, इसलिए सारे जहाज बेखौफ गुजर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि होर्मुज खुला है और ईरान चाहे या न चाहे ये खुला ही रहेगा। सभी देशों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक गार्जियन ऑफ होर्मुज स्ट्रेट के तौर पर जाना जाएगा। होर्मुज की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका को सभी समुद्री कार्गो पर 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए होगी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर पहले की तरह होर्मुज को घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे का ईरान ने मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पोर्टस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देता है, उसे सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे। मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात की वजह से तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। आज भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई और यह 4 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर अब पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतें आज $84.82 पर बैरल पर पहुंच गई हैं और इसी तरह अमेरिकी कच्चा तेल जो है, अमेरिकी क्रूड, वो भी 2% तेजी के साथ करीब $79 पर बैरल पर आ गया। पिछले सेशन में ब्रेंट क्रूड में 9.6% की तेजी आई थी, जो मई 2020 के बाद किसी एक दिन में आई सबसे ज्यादा बढ़त है। सोमवार को भारी बढ़ोतरी के साथ ब्रेंट क्रूड $79.26 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अमेरिका ईरान के बीच 17 जून को सीजफायर होने के बाद कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल से गिरकर $71 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ईरान और अमेरिका के बीच जंग दोबारा छिड़ने के बाद दुनिया के अहम एनर्जी रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर टेंशन बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अगर ये बढ़ोतरी और ज्यादा बढ़ती है तो जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ सकती है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूतों, राजनयिकों और यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए अपनी कैंपेन की शुरुआत की। एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने शांतिपूर्ण दुनिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देना है जहां शांति, सुरक्षा और समानता हो। It's a pleasure to join you today to launch India's candidature to serve as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the term 2028-29. We do so at a time when the world is facing profound paradox. Never before has the world possessed such immense capabilities to advance human welfare at this scale. At the same time, we are witnessing levels of conflict, violence and instability that threaten even those who may be very far away. To address this complexity, the United Nations
must take the lead and the Security Council must show the way. Elections to its membership consequently assume great importance. As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान सामने आया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बड़ा घोटाला निकलेगा। मौलाना ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। ये घोटाला लाखों का नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए का है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की आमदनी सही तरीके से गरीब मुसलमानों पर खर्च होती तो देश में कोई भी मुसलमान गरीब या भीख मांगने वाला नहीं रहता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने दोनों आरोपियों की 1 हफ्ते की कस्टडी मांगी है। सोमवार को हुई सुनवाई में अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया। अब इन आरोपियों की अगली पेशी 27 जुलाई को होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक में हुए फैसले के एक पॉइंट पर अब एक्शन तेज हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली, जिसके लिए कैंडिडेट्स का हिंदू होना जरूरी बताया जाता है। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी तीसरी बार अयोध्या पहुंची है, जहां वो ट्रस्ट के कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी से चढ़ावा चोरी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में एसआईटी की तेज हुई जांच, चढ़ावा चोरी की कहां तक आंच। तीसरी बार अयोध्या पहुंची एसआईटी, आज किस किस से पूछताछ। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की तेज हुई तलाश, कब तक होगा आवेदन। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक को धोने और ट्रस्ट पर श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने के लिए एसआईटी की जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी सदस्य सोमवार को फिर से अयोध्या पहुंचे। एसआईटी टीम का यह तीसरा अयोध्या दौरा है। चढ़ावा चोरी पर बनी यूपी सरकार की एसआईटी टीम में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन शामिल हैं। अपने तीसरे फेज की जांच के लिए दूसरे दिन आज एसआईटी टीम ट्रस्ट का काम देखने वाले और लोगों से पूछताछ करने वाली है। तो अब एसआईटी मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में हुई जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच करेगी। इधर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की एसआईटी टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने कहा कि एसआईटी के सदस्यों से बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि चोरों को सजा जरूर मिलेगी। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले चमोली पुलिस की एसआईटी ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित उनके आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया। चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की गई।
पुलिस मामले में मनी ट्रेल समेत बाकी साक्ष्यों के आधार पर भी आगे की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। चमोली पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की शिकायत पर बद्रीनाथ कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम और लैपटॉप बरामद किया है। प्रमोद नौटियाल ने ये शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किए थे। हालांकि अब तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है। मंदिर समिति के अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण जी के द्वारा एक एफआईआर कायम करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा मंदिर समिति के ही एक कर्मचारी श्री प्रमोद नौटियाल को नामजद करते हुए लिखा गया था कि उनके द्वारा मंदिर की जो गणना होती है धन की, उसमें कुछ गबन किया गया है। जनपद स्तर से विवेचना में सहयोग के लिए एक एसआईटी पुलिस अधीक्षक के लेवल से गठित की गई है। हम लोगों ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो उपलब्ध थे उनको संकलित किया है, उनके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी फुटेज हमारे द्वारा देख ली गई है। प्रथम दृष्टया उसमें प्रमोद नौटियाल के खिलाफ कुछ सामान धनराशि वगैरह ले जाने की पुष्टि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर हो रही है। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में आज कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा। मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 में से 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल हैं। बता दें कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम में सामने आया था कि अंकित की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, हत्या की कोशिश जैसी अलग अलग धाराओं के तहत दोषी माना है। अंकित शर्मा हत्याकांड, ताहिर हुसैन दोषी करार। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। दिल्ली दंगा, आईबी ऑफिसर की हत्या, कोई दोषी नहीं बचेगा। ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा। स्क्रीन पर दिख रही ये 6 साल पहले दंगे की तस्वीरें हैं, जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई थी। पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की भी हत्या कर दी गई। आज 6 साल बाद एक एक दोषी का हिसाब होगा। कोर्ट आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा सुनाएगा और आईबी अफसर के परिवार को इंसाफ मिलेगा। अंकित शर्मा हत्याकांड में 11 में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस के नाम शामिल हैं। बाकी के 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और गैर कानूनी जमावड़े से जुड़े आरोपों में आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153A, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है। 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153A, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में
सज़ा सुनाई गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी। इसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण ये आज सेंटेंसिंग हो पाई है। अब आज अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि अंकित शर्मा आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे। दिल्ली दंगों के वक्त अंकित शर्मा इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक भीड़ ने अंकित पर हमला कर दिया। दंगे के बीच लापता हुए अंकित का शव बाद में नाले में मिला। पोस्टमार्टम में शरीर पर चाकू के कई निशान मिले, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या की साजिश रचने और दंगाइयों को उकसाने का मुख्य आरोप लगा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है। हालांकि दोषी करार दिए जाने के बाद जब ताहिर हुसैन से पूछा गया तो उनका कहना था कि मामले में इंसाफ नहीं हुआ। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसाफ क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ताहिर हुसैन को दोषी पाए जाने के बाद मामले में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने जहां फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने, और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया। ताहिर हुसैन ने यह पब्लिक स्टेटमेंट उस वक्त दिया था कि संजय भाई ने मुझे फोन किया और संजय भाई ने मुझसे बात करी और कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार जो है उसको फोन आया था। कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुआ, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम। आज पूरे देश की नजर कोर्ट पर रहने वाली है। सबको उम्मीद है कि आज कोर्ट इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा।
भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना होंगे। वो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:47 पर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस के लिए रवाना। नासा के मुताबिक मेनन कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होने वाले हैं। वे 2 और अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। नासा के मुताबिक लॉन्च के करीब 3 घंटे बाद 3 सदस्यों की ये टीम ISS से जुड़ेगी। अप्रैल 2027 में लौटने से पहले ये टीम 8 महीने के लिए मिशन वाले एक्सपीडिशन 74 टीम के साथ काम करेगी। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। पंजाब में पार्टी के अंदर मचे घमासान को लेकर ये चर्चा हो सकती है इसमें, और बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग के बीच विवाद पर कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है और आज होने वाली बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। और अब खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां सिरफिरे ने बिजली का हाई टेंशन तार पकड़ लिया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर शख्स मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया और OHE तार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारी और GRP के जवान उसे लगातार उतरने और तार नहीं छूने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वो बार बार तार पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान बिजली कर्मियों ने तुरंत बिजली सप्लाई काट दिया। लेकिन अचानक सिरफिरा शख्स छलांग लगाकर दूसरी लाइन पर खड़ी मालगाड़ी पर कूद गया और बिजली की तार को पकड़ लिया। दूसरी तार में बिजली सप्लाई होने की वजह से झुलसकर उसकी मौत हो गई। वाराणसी, मथुरा और संभल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए समाधान प्रस्ताव में शामिल होने से हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों ने कोर्ट के जरिए ही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। सर्वोच्च अदालत ने 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव दिया था ताकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर मसले का समाधान निकालें। दोनों पक्षों ने आज वाराणसी में होने जा रही पूर्व सुलह वार्ता के प्रस्ताव में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को लोअर कोर्ट में बुलाया है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। काशी, मथुरा और संभल विवाद कैसे निकलेगा समाधान? सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और यूपी के संभल जामा मस्जिद विवाद के सभी पक्षकारों को पत्र भेजा था और उनसे सहमति मांगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मेडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन के तहत समझौते के जरिए समाधान तलाशने का प्रस्ताव था। इसका नाम दिया गया है समाधान समारोह। इसके लिए 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव है ताकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी बात रखें और आपसी सहमति से मसले को सुलझाने की संभावना पर चर्चा करें। 3 दिन चलने वाली इस लोक अदालत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें दोनों पक्षों को दोपहर 2 बजे अपने अपने वकीलों के साथ निचली अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है। लेकिन ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ठुकराते हुए कहा कि कमेटी की तरफ से कोई भी मीडिएशन में नहीं जाएगा, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उधर बातचीत के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का लेटर मिलने पर हिंदू पक्षकार भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमको 3 नोटिस आई है मेरे पास। तीनों में मतलब पहले दिन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, समझौता करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे मेडिएशन मतलब समझौता के लिए आया है, तो भैया हम समझौता क्यों करेंगे? वो तो हमारे आराध्य का मंदिर है, हम लोग का आराध्य का मंदिर, हम लोग तो अपना आराध्य का मंदिर लेके ही रहेंगे। हम लोग मंदिर लेके रहेंगे, बनवाएंगे, उसमें पूजा पाठ करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे,
ये लोग अपना समझौता अपना जमीन के मंदिर के बदले जमीन मांग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार से मांगे, हम लोग से क्यों मांगे? हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू पक्षकारों ने क्लियर कर दिया कि वो पूरी मस्जिद पर दावा करेंगे, क्योंकि वो मंदिर है और वहां मंदिर होने के 308 सबूत मिले हैं। कि हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कैसे दावा कर रहे हैं आपकी ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और आप लोगों का है? इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे, ASI का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे, 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली, सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली। और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया, वह शिलापट भी था। इसलिए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर हमारा है। वजू खाने में भी कुछ मिला था आप लोगों को? हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मसलों का हल मीडिएशन से निकलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि जब भी समाधान के लिए मध्यस्थता की जाती है तो उसमें मुस्लिम पक्ष पर अपना दावा छोड़ने का प्रेशर बनाया जाता है। इसलिए बातचीत में शामिल होने के बजाय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाए, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। देखिए, जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक़ है, 1968 में मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि कमेटी थी और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान एक माहिदा हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था। तो बात आज मथुरा के लोगों ने कही है कि भाई हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ही हम इस केस को लड़ेंगे जब तक कि जो भी फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। पहली बात तो मुझे इस बात का अफसोस है कि शुरू में बात चलती थी सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात चलती थी, उसके बाद फिर ये बात 3 तक चली गई, ये काशी और मथुरा इसमें शामिल हो गया। अब काशी मथुरा के बाद अब इसमें संभल शामिल हो गया। भोजशाला पे जो फैसला आया है वो आपके सामने है। बदायूं की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है, अलीगढ़ की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है। जब आप बैठते हैं तो बैठने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल में कहीं ना कहीं दोनों को एक भरोसा चाहिए होता है। इस वक्त इन तमाम इश्यूज़ को लेके जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से ये बात बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से कई जगहों पर मस्जिदों को मुनज़्ज़म किया गया है और अदालत का फैसला अपनी जगह है। बातचीत का मतलब वन साइडेड सबमिशन और सरेंडर नहीं होता, दोनों को ज़मीन देनी पड़ेगी, ज़मीन लेने के लिए दोनों को स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस लेने के लिए दोनों को गुंजाइश देनी पड़ेगी, गुंजाइश लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं और अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा। साथ ही सर्वोच्च अदालत में संभल जामा मस्जिद विवाद पर भी सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने संभल में विवादित इमारत के सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था।